हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग डेली रात 8 बजे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके प्लस हिंदी की मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो साथियों, आज की इस सेशन में जो आपका जीके प्लस हिंदी के प्रश्न होंगे ना, वो आपके परीक्षा पे साथियों भारी पड़ सकता है। क्योंकि साथियों, आज की सेशन में ऐसे हम प्रश्नों में बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए साथियों अति महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा, बल्कि में साथियों रामबाण भी साबित हो सकता है। इसी सेशन से आपको साथियों कम से कम 2-3 प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि साथियों, इसमें हम जो आपका करंट अफेयर के प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि आपका मई में मतलब 2 से 3 बार पूछा गया सवाल। याद रखिएगा साथियों, इसमें आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा ही होगा। और साथियों, इसमें पूरे 50 प्रश्न हम करने वाले। यदि आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको हम टारगेट दे रहे हैं, क्या आप लोग 50 में से क्या आप लोग 25 सवाल कर पाते हैं, तो आपकी तैयारी बिल्कुल दमदार होने वाली। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी किए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना भी स्कोर हमें बता दीजिए चलेगा आप सभी कितना स्कोर बना। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखिए, हाल ही में आयोजित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? बताइए साथियों, हाल ही में जो आयोजित हुआ था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिए साथियों, भारत 2 स्थान नीचे चला गया है, आपका 129 नंबर पे चला गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। पहले साथियों 127 पे था, लेकिन अब 129 पे चला गया। यदि आपसे पूछेगा साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले देश पे कौन सा स्थान है, तो पहला किस देश का स्थान? तो याद रखिए तो आइसलैंड का है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ से आते हो डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि भारत इसमें 129वां नंबर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ओके, पहले पर आइसलैंड है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या दिया है? देखिए, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? आपके पेपर में जो करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे ना, वो आपको जस्ट मई या जून के नहीं मिलेंगे, मार्च अप्रैल के मिलेंगे। याद रखिएगा साथियों। तो मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिए ग्रीष्मा कुठार को दिया गया। ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड देखिए क्या दिया है। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर जीता? तो साथियों, आईपीएल 2024 का जो खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, वो किस टीम को हराकर जीता है? तो सबसे पहले साथियों सनराइजर हैदराबाद को हराकर जीता है। यदि आपसे पूछेगा साथियों कि आईपीएल 2024 का जो आपका 17वां संस्करण हुआ था, वो आपका साथियों सबसे ज़्यादा एक पारी में रन बनाने वाली कौन सी टीम बनी थी इस बार? तो सभी को पता होगा साथियों, सनराइजर हैदराबाद ही बनी थी। और साथियों, जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को हराकर वो कितने विकेटों से हराया था? तो 8 विकेट से हराया था। कौन सा नंबर का ये था साथियों? 17वां नंबर का था। याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, सबसे अधिक रन कौन बनाए थे? तो हमारे विराट कोहली साहब रन बनाए थे, जो कि ऑरेंज कप कहते हैं उसे। और पर्पल कैप आपका सबसे अधिक विकेट कौन लिया था? तो याद रखिएगा साथियों, वो लिया था आपका, कौन लिया था यार? जो भारत का था बॉलर था, याद रखना है साथियों। बॉलर ही विकेट का नाम नहीं आ रहा है, उसका क्या नाम था जस्ट आपको हम बता रहे हैं। वेट, हर्षल पटेल, याद आ गया, हर्षल पटेल था नाम। चलिए, जो कि पंजाब किंग्स से खेलते थे वो। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। हाल ही में आयोजित आईएसएफ म्यूनिख विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो साथियों, जो हाल ही में आयोजित आईएसएसएफ म्यूनिख विश्व कप 2024 सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से आपके लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो साथियों, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या होती है? तो याद रखिए तो यूरो होती है। डी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया गया? देखिए, आपके पेपर के लिए साथियों ये मॉक टेस्ट आपके पेपर में भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? चलिए बताइए, संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय आपका पेरिस में पड़ता है? तो ये तो साथियों आपका यूनेस्को का पड़ता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। संविधान के किस अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरण पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो बताइए साथियों, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय एवं अधिकरण पर जो पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है, किस अनुच्छेद में रखता है? तो याद रखिए साथियों, अनुच्छेद 227 में रखता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है।
कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? तो साथियों सामाजिक माध्यम ऐसा होता है कि ऐसे समाज जिससे हम दूसरों से जुड़ सके। तो आपको इसमें ऑप्शन में देखना है कि हम लोग दूसरे से जुड़ते हैं। तो देखिए ट्विटर से तो हम लोग दूसरे जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप भी जुड़ जाते हैं, फेसबुक से भी दूसरे जुड़ जाते हैं, लेकिन तो टेलीविजन से तो नहीं जुड़ते हैं। तो एक सामाजिक माध्यम ये नहीं है। डी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों रन्स एंड रूइंस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके पेपर के लिए, क्योंकि साथियों एक प्रश्न जरूर आपको छपेगा पुस्तक से रिलेटेड, लेखक ही पूछेगा साथियों। तो सुनील गावस्कर जी लिखे हैं रन्स एंड रूइंस जो पुस्तक है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो साथियों वन्य जो प्राणी सप्ताह ये प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तो ये 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। एक हफ्ता मनाया जाता है लगातार। तो ऑप्शन ए यहाँ से साथी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या दिया है साथियों। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये साथियों आपके सेशन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये आपका 23 से लेकर 31 अगस्त के जो बीच में आपका एग्जाम होगा, ये सवाल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। याद रखिएगा साथियों जो संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है। बी.डी. गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? बिल्कुल बेहतरीन सवाल होने वाला साथियों। तो बी.डी. गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या दिया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो साथियों आपका भारत में किस शहर में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो साथियों ये आपका कानपुर में स्थित है। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जो सोलंग उत्सव है ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगे साथियों आप लोग ये अच्छे समझ रहे होंगे और साथ में याद भी करते चल रहे होंगे साथियों, क्योंकि ये आपका मॉक टेस्ट आपके पेपर में भारी पड़ने वाला है। याद रखिएगा साथियों सभी लोग। चलिए अगर आप लोगों ने 50 में से 25 का सही जवाब दिया तो समझिए आपकी तैयारी तो भाई साहब एकदम जबरदस्त तरीके से इस समय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो साथियों जो आपका मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है इसमें? तो याद रखिए तो तांबा शामिल होता है। डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है तांबा हम लोग का। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए। विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो साथियों विटामिन ए का संश्लेषण होता है किस में होता है? तो ये होता है आपका साथियों यकृत में होता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में साथियों बायो से भी यानी साइंस से भी प्रश्न देखने को मिलेगा, 2-3 प्रश्न जो आपका 38 प्रश्न रहते हैं। याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और साथ ही काफ़ी इजी भी सवाल है ये। तो बताइए भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल समुद्रगुप्त को माना जाता है। तो ऑप्शन बी हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए। पानीपत का तृतीय युद्ध सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये आप लोग हमें बताइए। उसके बाद किन के बीच लड़ा गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका ये 14 जनवरी साथियों 14 जनवरी आपका कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य में ये लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो साथियों जो पहली बार आपका भारत में रेलवे का शुभारंभ हुआ था वो 1853 में हुआ था। वो भी साथियों 34 किलोमीटर तक चलाया गया था पहली बार। तो साथियों ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन हम लोग का डी करेक्ट ऑप्शन होगा। पहली बार कब दौड़ाया गया था? 34 किलोमीटर तक। तो 1853 में याद रखिएगा ठाणे से लेकर मुंबई के बीच तक चलाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए।
कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि कन्फर्म है 110% कि आपके पेपर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा साथियों। तो कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो साथियों 1907 में हुआ था। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग भी साथ में स्कोर करते चलेंगे, आप लोग भी जिस सवाल का राइट ऑप्शन है हमें कमेंट बॉक्स में दे चलेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? बताइए सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर पैदा होता है, वो भी विश्व में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे अधिक होता है गुरुजी, तो भारत में अपने होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23। देखिए वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? बताइए वाणिज्य का क्षेत्र से आपको बताना है कि जो बुल होता है तथा बियर ये जुड़े हुए हैं, तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिए तो ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो साथियों झीलों का देश तो आप लोगों ने सुना होगा साथियों, फिनलैंड को कहा जाता है। लेकिन साथियों आप लोगों ने देखा होगा तो स्कॉटलैंड, जो कि साथियों लगभग यहाँ पे 2800 झीलों का देश है। तो याद रखिए तो यदि आपके पेपर में फिनलैंड की न दे स्कॉटलैंड दे तो भी आप लोग स्कॉटलैंड पे ही राइट मारेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड में लगभग साथियों 2800 ज़्यादा है। लेकिन हमारा तो राइट ऑप्शन होता है फिनलैंड। तो अगर दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको दिखे फिनलैंड या स्कॉटलैंड, तो आप लोग बिल्कुल सटीक जवाब दीजिएगा उस पर। ओके समझ गए, क्योंकि स्कॉटलैंड में से लगभग 2800 झील हैं। चलिए अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। नासिक में किस नदी किनारे कुंभ मेला लगता है? तो साथियों आप सभी को पता होगा जो साथियों आपका कुंभ मेला लगता है वो कहाँ कहाँ लगता है। तो सबसे पहले तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए नासिक में लगता है एक जगह, क्योंकि पेपर में सवाल बनते हैं। दूसरी जगह साथियों आपका उज्जैन में लगता है, और साथियों क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएगा साथियों। और एक लगता है साथियों हरिद्वार में लगता है। कहाँ पे साथियों? हरिद्वार में लगता है। और चौथा नंबर आपका साथियों कहाँ पे लगता है? सभी लोग बताएंगे तो आपका इलाहाबाद में लगता है। चौथा नंबर साथियों इलाहाबाद में लगता है। आप सभी को पता नहीं ये 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। तो हमसे क्या पूछे थे, नासिक में किस नदी किनारे लगा? तो नासिक में आपका लगता है साथियों गोदावरी नदी किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो साथियों कल हम आपके लिए दोपहर में साथियों कितने बजे? 12:30 बजे साथियों याद रखिएगा 12:30 बजे आपका जनगणना से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके पेपर के लिए एक मतलब 10 से 12 मिनट का क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको आप लोग को साथियों अच्छे से ध्यान से देख लेना है, क्योंकि कन्फर्म है आपको पेपर में प्रश्न उठेगा ही उठेगा वहाँ से, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा साथियों। कल आपके लिए प्रोवाइड हम एक क्लास कर रहे हैं 12:30 बजे जनगणना से संबंधित। तो याद रहे डेली हम लोग इसमें आपका जो टॉपिक वाइज करें वो तो दोपहर में 12:30 बजे करें। देखिए क्या सवाल हमसे पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये साथियों किसका है? तो याद रखिए इलाहाबाद प्रयागराज का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। तो ये आपका सभी जानते हैं, ये PYQ सवाल है, यानी पिछले वर्षों में पूछा गया। 2018-19 का पेपर जब हुआ था ना आपका, तब पूछा गया था उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 1948 में। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो काफ़ी जब महोबा आया तो तुरंत राइट ऑप्शन दीजिएगा। ओके तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है इसमें से महोबा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए क्या दिया है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कानपुर में स्थित है। तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके उम्मीद करूँगा तो आप लोग अच्छे से याद भी कर रहे होंगे साथियों और एनालिसिस भी कर रहे होंगे साथियों, कि आप लोग इस सवाल को तो पढ़े होंगे बिल्कुल, कि आप लोगों की कितनी तैयारी चल रही है। मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग, डेली देंगे आप लोग रात के 8 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साथियों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो साथियों ये भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए।
कंठ तालव्य कौन सा है, इनमें से कंठ तालव्य बताइए इससे कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए कंठ तालव्य की यदि हम बात करेंगे तो साथियों इसमें ए है, कौन है साथियों, ए और ए है, तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह बताइए साथियों, आना जाना में साथियों विराम चिन्ह बताइए आपका कौन सा लगता है। आना जाना में सभी को पता होगा योजक योजना चिन्ह हो जाएगा, योजक या योजना चिन्ह होता है जो ऐसे रहता है ना साथियों, तो हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। पूर्ण विराम कैसे लगता है, एक खड़ी पाही पे लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा, तो साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है। अर्ध विराम कैसे लगता है, तो साथियों ऐसे नीचे से एक ऐसे दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का आना जाना में साथियों विराम चिन्ह पूछा तो योजना चिन्ह लगता है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अनौपचारिक कैसे लिखा जाता है। चलिए साथियों आप पेपर देंगे ना साथियों, आपको देखेंगे अगर अनौपचारिक पूछेगा तो आप पेपर में देखिए, पेपर में भी बहुत सही लिखा रहेगा, पेपर में दिया रहेगा। तो बी ऑप्शन देखिए अनौपचारिक बिल्कुल सही लिखा है। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। बताइए साथियों, राइट ऑप्शन दीजिए सभी लोग। स्वतंत्रता ये कौन सा संज्ञा है, भेद है, 34 का राइट ऑप्शन। तो याद रखिए साथियों आपका ये किस टाइप का है, तो भाववाचक संज्ञा है। जो साथियों भाववाचक संज्ञा क्या होती है, वे शब्द जो किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो ये क्या, यह भाव करे, या गुण या दशा करा रही है, बोध कराते हैं, तो इसे हम लोग भाववाचक। तो बी हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो साथियों इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है ये बताइए। तो साथियों अकर्मक क्रिया आपका पानी बरस रहा है ना, इसमें अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना है, याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आपका डेली क्लास सुबह 8 बजे लाइव क्लास चलती है, दोपहर में 12:30 बजे आपका टॉपिक वाइज आपको क्लास प्रोवाइड करें, और रात 8 बजे आपका साथियों एक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है, बताइए। आज हमारी बारी है, इसमें जो साथियों में है ना, आज कौन सा पद है, आज में कौन सा पद है, तो याद रखिए क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो साथियों बताइए भूतकालिक भेद कैसा होता है साथियों, बताइए राइट ऑप्शन। मैं खाना खा चुका था, तो याद रख साथियों पूर्ण भूत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। समय जो साथियों बीता पूर्ण असंपन्न का बोध कराता, याद रखिएगा साथियों। चलिए पूर्ण भूत है ये। अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताइए साथियों। वैसे साथियों वाक्य में कर्म प्रधान होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य में साथियों कार्य जो होता है वो कर्म जो आपका प्रधान होता है, तो ऐसा साथियों कर्मवाच्य में होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो कर्मवाच्य होता है इसमें वाक्य में सीधी सीधी याद रखिएगा, वाक्य इसमें जो आपका होता है इसमें ना कर्म हमेशा प्रधान होता है, तो आप लोग तुरंत कर्मवाच्य पे सटीक कीजिए, आम खाया जाता है। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है, तो साथियों किवाड़ होते हैं ये, इनमें से कौन से शब्द हैं, तो याद रखिए तद्भव होते हैं साथियों, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो साथियों पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, 40 का राइट ऑप्शन दिए। प्रत्यय साथियों दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। प्रत्यय साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कृदंत होते हैं और एक साथियों तद्धित होता है, एक तिद्दत होता है तद्धित होता है। तो दो प्रत्यय होते हैं, तो इनमें से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें से, तो याद रखिए तो ये कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। क्षिति का पर्यायवाची है, तो साथियों क्षिति का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्षिति का आपका पृथ्वी होता है, तो डी ऑप्शन क्या बना यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए क्या दिया है। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है, तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर का अनेकार्थी की यदि बात करेंगे तो साथियों क्षत्रिय नहीं होता है, तो समूह होता है, कमरबंद होता है, परिवार होता है, लेकिन साथियों क्षत्रिय नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके
चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए हम लोग 43 पहुंच चुके हैं। अब आप लोग बताइएगा आप सभी का इन 43 प्रश्नों में से कितना स्कोर अभी तक बन चुका है। तो भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन और भुवन का अर्थ बताइए तो क्या क्या होता है। तो याद है कि भवन का मतलब महल होता है, भुवन का मतलब जगत होता है। तो ऐसा किसमें ऑप्शन है? बिल्कुल गुरुजी सी ऑप्शन देखिए, बिल्कुल सही लग रहा है। भवन का मतलब महल, भुवन का मतलब जगत हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 44। देखिए जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। चलिए जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए साथियों। तो याद रखिए ऊ ऋण कहलाता है। क्या कहते हैं? ऊ ऋण कहलाता है। तो बी ऑप्शन में क्या हो यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 45। देखिए क्या दिया है, जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है। तो साथियों जिसकी दो माताएं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए सर द्वय मातुर होता है। क्या होता है दोस्त? द्वय मातुर होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए तो आपको डेली क्लास लेना है, ज्वाइन करना है रात के 8 बजे। हम आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे बिल्कुल आराम से याद करवा देंगे। आपको ऐसा नहीं पड़ेगा दोबारा, बिल्कुल हम इतनी आसान भाषा में आपके भाषा में हम डेली क्लास करते हैं। ज़्यादा ना से तो कठिन आराम से एकदम क्लास को लेते हैं। नौड़ा का संधि विच्छेद बताइए। चलिए साथियों नौड़ा का संधि विच्छेद बिल्कुल गुरुजी नौड़ा क्या हो जाएगा? नौ धन आपका ऊढ़ा होता है। क्या साथियों? नौ धन ऊढ़ा तो नौड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको भी करते चलना है साथियों, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं मॉक टेस्ट तो आपको साथ में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है। तो साथियों छंद की दृष्टि से गणों की संख्या बतानी है। तो याद रखिए टोटल आपको साथियों 8 होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। देखिए भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है। तो साथियों भगवती चरण वर्मा की कौन सी पुस्तक इनमें से है। तो याद रखिए तो चित्रलेखन है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 49। देखिए क्या दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। बताइए साथियों संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथियों। आपका जो अनुच्छेद 343 है ना इसके तहत है। तो यहाँ साथियों डी ऑप्शन लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 343 याद कर लीजिएगा, पेपर में बन सकते हैं आपके। इस बार तो सभी 5 दिन आपका पेपर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है। बताइए बहुत नाजुक होना इसका मतलब क्या हो जाएगा? खिचड़ी खाते पहुँच उतरना। भाई साहब खिचड़ी खाते पहुँच उतरना, ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बहुत नाजुक होना। तो यहाँ से खिचड़ी खाते पहुँचा उतरना बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों ये टोटल आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना बताइए। चलिए आप सभी लोग का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर आप लोग कर पाए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा तो आपके पेपर में जो 150 क्वेश्चन आएंगे ना, 38 आपका जीके का, 37 हिंदी का, रीजनिंग 55 का और 19-20 आपका जो मैथ करेगा। इस तरह से आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 का रहेगा। याद रखिए आधा नंबर का रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा साथियों, बिल्कुल दमदार तरीके से तैयारी करना है। तो चैनल पर नहीं तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपना स्कोर डेली बताना है। सर डेली हम लोग क्लास करते हैं यार, आप ही लोग के लिए हो रहा है। तो आप लोगों को चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कल मॉक टेस्ट याद। सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट, अग्रिम बधाई, आपका पेपर बेहतरीन जाए। मिलते हैं एक और नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।